हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, पर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SPD गुरु में। SPD जी के मॉडल सेट सीरीज के दौरान हमने 1 से 7 तक के सारे मॉडल सेट को क्लियर कर लिया है और आज बारी है सेट 8 की। साथ ही एक सूचना यह भी है कि SPD जी के बुक में जितने भी बीच वाले पार्ट्स हैं और टॉपिक वाइज सेट्स हैं उन सब की भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। SPD जी के सेट 8 का पहला लाइन है, अल-बरूनी महमूद गजनवी के कालावधि का इतिहासकार था। अल-बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान अल-बरूनी था। अल-बरूनी एक फारसी विद्वान था और इसकी रचनाएं अरबी भाषा में हैं, जैसे तहकीक-ए-हिंद, किताबुल हिंद यानी भारत की खोज। यह भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 1020 ईस्वी के बीच में आया था। चलिए महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा जानते हैं। महमूद गजनवी जिसका जीवन काल 971 से 1030 ईस्वी तक रहा, इसका शासनकाल 1002 ईस्वी से 30 अप्रैल 1030 ईस्वी तक रहा। यह सुबुक्तगिन का पुत्र था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो ये था अल-बरूनी और महमूद गजनवी से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए अम्लीय वर्षा के बारे में थोड़ा जानते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2 जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। चलिए अम्ल वर्षा से होने वाले दुष्परिणामों को जानते हैं। इससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, खेतों और पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट हो जाती है। साथ ही तांबा और सीसा जैसे घातक तत्व पानी में मिल जाते हैं, जिससे पानी दूषित हो जाता है। आगे है, जर्मनी और पश्चिमी यूरोप में जंगलों का नष्ट होने के कारणों में अम्ल वर्षा शामिल है और साथ ही आगरा का ताजमहल भी अम्ल वर्षा के कारण ही पीला हो रहा है। तो ये था अम्लीय वर्षा से संबंधित कुछ दुष्परिणाम। आगे इसके नियंत्रण को जानते हैं कि कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो घातक वायु और पदार्थ के स्रोत जहाँ से यह उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें वहीं रोककर इसको नियंत्रित किया जा सकता है। आगे एक नोट है कि अम्ल वर्षा का pH मान 5.5 से कम होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था अम्लीय वर्षा से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं है। पदच्युत का मतलब होता है पद से हटाना, यानी राज्यपाल को पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं की गई है। आगे राज्यपाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। आगे इसकी योग्यता को जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार यह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, साथ ही राज्य और केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रम में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और अंतिम है, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। अगर ये सारी योग्यताएं हैं तो वह व्यक्ति राज्यपाल के योग्य होता है। तो ये थे राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए सौर सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सौर सेल या बैटरी फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य प्रकाश के अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करता है। अब फोटोवोल्टाइक प्रभाव क्या होता है? तो प्रकाश के संपर्क से वोल्टेज और विद्युत धारा प्रवाहित करने के प्रभाव को फोटोवोल्टाइक प्रभाव कहा जाता है। चलिए आगे सौर सेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानते हैं। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है, जो कि एक अर्धचालक धातु होता है। केल्विन एस फुलर और गेराल्ड पियर्सन के साथ डेरिल मस्कट चैपिन ने 1954 में सौर सेल का आविष्कार किया था। तो ये था सौर सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य पॉइंट्स को जानते हैं। पृथ्वी से संबंधित अध्ययन को जियोलॉजी, पर्वतों के अध्ययन को ऑरोलॉजी, कीट पतंगों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है,
मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। और अंतिम है जीव और पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो ये थे पॉइंट 5 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक रहा और इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इसने 620 ईस्वी में पुष्यभूति या वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधियां ग्रहण की थी। इसकी अन्य उपाधियों में सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, परमेश्वर और परम भट्टारक आदि शामिल हैं। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 648 ईस्वी तक रहा। अपने भाई राजवर्धन की हत्या शशांक द्वारा होने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसके दरबारी कवि थे भानपट, इन्होंने हर्षचरित लिखी थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन हर्षवर्धन के काल में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। चलिए पोर्ट ब्लेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह क्षेत्र पहाड़ी भू रचना है। यहाँ टिम्बर जैसी लकड़ियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। अपने अंग्रेजों के समय में काला पानी की सज़ा तो सुनी ही होगी, तो उससे संबंधित एक पॉइंट है कि सेल्यूलर जेल जहाँ काला पानी की सज़ा दी जाती थी यही है जिसमें अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सज़ा स्वरूप रखते थे। तो ये थे पोर्ट ब्लेयर से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक निकोलो कॉन्टी था। इटाली पर्यटक मतलब इटली का पर्यटक। निकोलो कॉन्टी देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी नामक पुस्तक में इस यात्रा का वर्णन किया है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में सेट 2 और सेट 4 के वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर। अगला है, उरी पनबिजली परियोजना जम्मू और कश्मीर में है। चलिए उरी पनबिजली परियोजना के बारे में थोड़ा जानते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गुजरने वाली झीलम नदी पर उरी पावर प्रोजेक्ट स्थित है। 2 चरणों में बने इस प्रोजेक्ट की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 480 मेगावाट है, जिसमें पहला प्रोजेक्ट उरी 1 जिसमें 240 मेगावाट और दूसरा प्रोजेक्ट उरी 2 में भी 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यह प्रोजेक्ट भारत और पाकिस्तान सीमा के बेहद नज़दीक है। तो ये थे उरी पनबिजली परियोजना से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट की ओर। अगला है, भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू हुआ था। चलिए मुद्रा प्रणाली के इतिहास को जान लेते हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL नोटों की छपाई एवं खनन के लिए जिम्मेदार है। महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास में प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद में सिक्कों के उत्पादन हेतु 4 टकसाल स्थित हैं। भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कोलकाता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की थी। एक नोट है, 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद कर 500 और 2000 के नए नोट शुरू किए गए। इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण या नोटबंदी, जिसे इंग्लिश में डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो ये थे भारत में मुद्रा प्रणाली से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में KM मुंशी ने किया था। KM मुंशी यानी कन्हैयालाल मुंशी। चलिए भारत विद्या भवन से संबंधित कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। भारत विद्या भवन एक शैक्षणिक न्यास या ट्रस्ट है। इसे कन्हैयालाल मुंशी ने 7 नवंबर 1938 को स्थापित किया था। स्थान था जयपुर, मुंबई, भारत। भारत विद्या भवन की स्थापना का उद्देश्य था पाठ्यक्रम या व्यवसाय आधारित शिक्षा के अलावा संस्कृति, कला, योग और वैदिक मूल्यों पर शिक्षा प्रदान करना। इस संस्था द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार बाहर देशों में भी किया गया। तो ये था भारत विद्या भवन के स्थापना, उद्देश्य और उपलब्धियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। चलिए कुछ अन्य देशों की गुप्तचर संस्थाओं के बारे में जानते हैं। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज SIS कनाडा, कोमिटेट गोसुडर्स बेनोए बेजोपासनोस्टी KGB रूस,
सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल लेंजा CDEL चीन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो IB और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI भारत की गुप्तचर संस्था है। आगे है मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है, सवाक ईरान की और नाइचे जापान की गुप्तचर संस्था है। ध्यान रहे गुप्तचर संस्थाएं किसी भी देश की सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली अन्य नदियां हैं माही, साबरमती और लूनी। इनको एक ट्रिक से याद रखा जा सकता है। ट्रिक है नमस्ते लंदन, जहां नमस्ते में NA से नर्मदा, MA से माही, S से साबरमती और T से ताप्ती है और लंदन से लूनी। तो इस तरह से नमस्ते लंदन से हम पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों को याद रख सकते हैं। साथ ही गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आदि नदियां पूर्व में बहती हैं। चलिए आगे है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 7 अगस्त 1702 से 6 अप्रैल 1748 तक रहा, इसके शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह के आक्रमण को रोकने के लिए मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क, कमरुद्दीन खान और खाने दौरा के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसके बाद में शहादत खान भी शामिल हो गया था। नादिर शाह कुल 57 दिनों तक भारत में रहा। लौटते वक्त तख्ते ताउस यानी जो शाहजहां द्वारा निर्मित था और कोहिनूर हीरा साथ ले गया था। नादिर शाह की मृत्यु 1746 ईस्वी में ही हो गई थी। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने सेट 8 के सारे 14 पॉइंट्स को क्लियर किया। आपको कौन से पॉइंट का एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो ये था सेट 8 का फुल डिटेल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 9 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।